टोक्यो की सड़कों पर दौड़ती पुलिस की सायरन की आवाजें हवा में गूंज रही है। हर तरफ उस क्रिमिनल के पोस्टर लगे हैं, मानो शहर की हर नज़र उस पर टिकी हो। वो भागते हुए एक कार में घुसता है और एक लड़की को निशाना बना लेता है। बंदूक उसकी कनपट्टी पर टिकी है और वो गोली मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन तभी अचानक जैसे किस्मत उसे धोखा दे देती है, उसकी छाती में एक तेज दर्द होता है और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती है। अगले दिन विदेश मंत्री अपने ऑफिस से निकलते हैं तो रिपोर्टर्स का एक झुंड उन पर टूट पड़ता है। सवालों की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाते, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं पर गिर पड़ते हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। उधर एक और चौंकाने वाली खबर आती है। जिस अपराधी पर कत्ल का इल्जाम था, उसे सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अपनी बरी होने की खुशी मनाने से पहले ही वो भी दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ देता है। अगले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां अपराधी दिल के दौरे से मर रहे होते हैं। कुछ तो जेल में ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। धीरे धीरे पुलिस और मीडिया को ये बात समझ आने लगती है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, किसी का हाथ है इन सब के पीछे। इस अज्ञात हत्यारे को लोग कीरा नाम दे देते हैं। कुछ लोगों को ये बात पसंद आ रही है क्योंकि देश में अपराध कम हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात से बहुत परेशान हैं। उनका मानना है कि किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी ही क्यों ना हो। एक रात शहर में हड़कंप मच जाता है जब खबर आती है कि एक आदमी ने बैंक में घुसकर लोगों को बंधक बना लिया है। लाइट नाम का एक लड़का टीवी पर यह खबर देख रहा था। तभी उसे एक अजीब सा एहसास होता है और वो अपनी किताब निकाल लेता है। उसमें वो अपराधी का नाम लिख देता है। ये सब देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, टीवी पर खबर आती है कि अपराधी दिल का दौरा पड़ने से मारा गया है। अगले दिन कॉलेज में लाइट और उसकी गर्लफ्रेंड शियोरी कीरा के बारे में बात कर रहे थे। शियोरी को लगता है कि कीरा जो कर रहा है वो गलत है। उसने कहा कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन लाइट की राय अलग है। उसने शियोरी को बताया कि उसने कुछ हफ्ते पहले एक पुलिस की वेबसाइट हैक की थी और पाया कि कई केस ऐसे थे जिनमें अपराधी पकड़े नहीं गए थे, बल्कि केस ही बंद कर दिए गए थे। उसने कहा, हो सकता है कि कीरा कानून पर विश्वास नहीं करता हो, इसीलिए वो खुद ही इंसाफ कर रहा हो। एक रात लाइट एक बार में जाता है। वहाँ वो कुछ अपराधियों को आपस में बातें करते हुए सुनता है। उसने वहाँ सुना कि उन लोगों को, मासूम लोगों को परेशान करने में कितना मजा आता है। ये सुनकर लाइट का खून खौल उठता है। जब अपराधियों ने लाइट को घूर कर देखा तो उनमें से एक ने चाकू निकालते हुए कहा कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शियोरी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन लाइट ने उसे पूरी बात नहीं बताई। असल में जब लाइट बार से बाहर निकला तो उसने गुस्से में अपनी कानून की किताब कचरे में फेंक दी। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक किताब पर पड़ती है। उस किताब का नाम था डेथ नोट। लाइट उस किताब को उठाकर अपने साथ ले जाता है। लाइट ने धीरे से किताब का पहला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, जिसका भी नाम इस किताब में लिखा जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। पहले तो लाइट को लगा कि ये सब मजाक है, लेकिन तभी उसने टीवी पर एक खूनी का चेहरा देखा। उसने उसका नाम किताब में लिख दिया। अगली सुबह जब उसने अखबार उठाया तो उसके होश उड़ गए। वो खूनी मर चुका था। लाइट को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच हो रहा था। एक बार को उसे लगा कि ये सब इत्तेफाक हो सकता है। उसी दिन सड़क पार करते हुए लाइट की नज़र उस बार पर गई जहां उसने उन अपराधियों को देखा था। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने डेथ नोट निकाली और उस अपराधी का नाम लिख दिया। बस इतना ही हुआ और उसकी आंखों के सामने ही वो अपराधी गिर पड़ा। उन सबको दिल का दौरा पड़ गया था। अब लाइट को यकीन हो गया था कि ये किताब सच में किसी की भी जान ले सकती है। उसने किताब के बाकी नियम पढ़े। उसमें लिखा था कि इस किताब में जिसका भी नाम लिखा जाएगा उसकी मौत हो जाएगी, और अगर मौत का कारण नहीं लिखा गया तो बाय डिफॉल्ट वो दिल का दौरा पड़ने से मर जाएगा। घर लौटते वक्त लाइट को रास्ते में एक अजीब सा क्रिएचर दिख जाता है। वो एक भयानक सा दिखने वाला क्रिएचर है। उसका नाम रियुक है। रियुक ने लाइट को बताया कि वो मरने वालों की आत्माएं ले जाता है और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनके पास डेथ नोट होती है। रियुक ने ये भी बताया कि उसने ही ये किताब इंसानों की दुनिया में फेंकी थी ताकि वो देख सके कि इंसान इसका क्या करते हैं। लाइट ने रियुक से कहा कि वो इस किताब की मदद से दुनिया के सारे अपराधियों को खत्म कर देगा। 4 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस कीरा को ढूंढने में नाकाम है। तभी कहानी में डिटेक्टिव सोइचिरो की एंट्री होती है। वो कोई और नहीं बल्कि
कि लाइट के पिता हैं, उन्होंने कीरा को ढूंढने की ठान ली है। इसके लिए उन्होंने एल नाम के एक जीनियस से संपर्क किया है जो सिर्फ लैपटॉप के जरिए ही बातें करता है। एल ने पूरी दुनिया में फैले हुए अपराधियों पर गहराई से अध्ययन किया और पाया कि कीरा जापान में ही छिपा हुआ है। एल ने कीरा को ढूंढने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया है। उधर लाइट टीवी देख रहा था, तभी एक बड़ी खबर आती है कि एक डिटेक्टिव ने दावा किया है कि उसे कीरा के बारे में कुछ अहम सबूत मिले हैं। लाइट ने डिटेक्टिव का चेहरा ध्यान से देखा और फिर उसकी नजर डेथ नोट पर गई। उसने डिटेक्टिव का नाम किताब में लिख दिया और कुछ ही पलों में वो मर गया। तभी स्क्रीन पर एल का लोगो आता है। एल ने बताया कि ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। मरा हुआ आदमी कोई डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक अपराधी था और ये खबर पूरी दुनिया में नहीं बल्कि सिर्फ जापान में ही दिखाई जा रही थी। इससे ये साफ था कि कीरा जापान में ही कहीं छिपा हुआ है। एल टीवी पर लाइट को धमकी देता है कि वो उसे पकड़कर जेल में भेज देगा। लाइट गुस्से में भर जाता है। इस बात से लाइट को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो एल से बदला कैसे ले सकता है क्योंकि उसे तो एल का असली नाम या चेहरा कुछ भी नहीं पता। इसी बीच एल ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी जांच में कुछ अहम बातें पाई हैं। उसने बताया कि जो लोग मारे जा रहे हैं वो कॉलेज के समय के बाद ही मारे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है जो क्लास के दौरान किसी को नहीं मारता। दूसरी तरफ लाइट पुलिस की बातचीत को हैक करके सुन लेता है। तभी उसे डेथ नोट में लिखा हुआ एक नियम याद आता है कि वो लोगों की मौत का समय और कारण खुद तय कर सकता है। लाइट जल्दी से डेथ नोट में कुछ बदलाव करता है। उसने लोगों की मौत का समय कॉलेज के दौरान ही लिखा और मौत का कारण भी बदल दिया। अगले दिन कॉलेज के समय भी लोग मरने लगते हैं। एल को समझ आ जाता है कि कोई तो कीरा तक उनकी बातें पहुंचा रहा है। एल ने तुरंत सभी पुलिस वालों और उनके परिवार पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद जब लाइट रियूक के साथ कहीं जा रहा था तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रियूक ने भी कहा कि पिछले 2 दिनों से कोई उनका पीछा कर रहा है। लाइट और शियोरी एक बस में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक अजनबी आदमी उनके पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। लाइट को लगा कि ये वही आदमी है जो उनका पीछा कर रहा था। वो थोड़ा हिम्मत करके उनसे पूछता है कि वो उनका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन वो आदमी बोलता है कि नहीं, वो तो उनका पीछा नहीं कर रहा। तभी अचानक एक बदमाश बस में घुस आता है और बस को हाईजैक कर लेता है। लाइट ने पहचान लिया कि ये वही अपराधी है जो कुछ दिन पहले जेल से भागा था। लाइट ने चुपके से उस अपराधी का नाम एक कागज के टुकड़े पर लिख दिया। तभी पीछे बैठे उस आदमी ने कहा कि लाइट को डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो FBI का एजेंट है। उस आदमी ने लाइट को अपनी पहचान दिखाई। वो FBI का एजेंट था और उसका नाम रॉय था। तभी अपराधी ने लाइट के हाथ से वो कागज छीन लिया जिस पर लाइट ने नाम लिखा था। ये डेथ नोट का ही एक पन्ना था। जैसे ही अपराधी ने कागज छुआ उसे रियूक दिखाई दिया। डर के मारे उसने अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी। रियूक को कुछ नहीं हुआ। आखिरकार अपराधी घबराकर बस से कूद गया और गाड़ी से टकराकर मर गया। ये सब बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा लाइट ने कागज में लिखा था। अब लाइट को समझ आ गया कि पुलिस उस आदमी को ढूंढ रही है जो अंदर की जानकारी बाहर लीक कर रहा था। लाइट रॉय को मारना चाहता था लेकिन वो नहीं चाहता था कि उस पर कोई शक हो, इसीलिए उसने इस केस से जुड़े सभी FBI अधिकारियों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उधर रॉय अपनी पत्नी नाओमी से मिलता है और उसे बोलता है कि वो आज कहीं नहीं जा पाएगा। नाओमी को कुछ अजीब लगता है और वो रॉय का पीछा करना शुरू कर देती है। जब रॉय ट्रेन में चढ़ता है तो नाओमी देखती है कि उसने अपने सूटकेस से एक लिफाफा निकाला। उस लिफाफे में कुछ कागजात और एक रेडियो था। लाइट ने दूसरे डब्बे से रॉय को रेडियो के जरिए कांटेक्ट किया और अपनी आवाज बदलकर कीरा की तरह बात की। जब रॉय ने लाइट से सबूत मांगा तो लाइट ने रॉय के साथ बैठे एक आदमी को मार डाला। वो आदमी एक अपराधी था। लाइट ने रॉय को धमकाया कि अगर उसने लाइट की बात नहीं मानी तो वो ट्रेन में मौजूद हर एक इंसान को मार डालेगा। घबराकर रॉय उसकी बातें मान गया और उसने अपने लैपटॉप से इस केस से जुड़े सभी FBI एजेंट्स की जानकारी निकाली। लाइट ने उन सभी एजेंट्स के नाम डेथ नोट में लिख दिए और कुछ ही देर में वो सभी मारे गए। जब रॉय ट्रेन से उतरता है तो अचानक उसे भी दिल का दौरा पड़ जाता है। नाओमी दौड़ती हुई उसके पास पहुंचती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रॉय की मौत हो जाती है। उधर लाइट मुस्कुराते हुए डेथ नोट का वो पन्ना उठा लेता है। उधर पुलिस स्टेशन में सोइचिरो सभी को बोलता है कि कीरा उनके एजेंट्स को ही मार रहा है। इससे सभी घबरा जाते हैं और ज्यादातर एजेंट्स अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और कुछ ही एजेंट्स सोइचिरो की मदद के लिए रुकते हैं। मामला बहुत गंभीर हो जाता है, इसीलिए वो सभी एल से मिलने का फैसला करते हैं। जब वो एल से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एल तो बहुत ही यंग लड़का है। एल सभी को बोलता है कि कीरा एक बहुत ही पावरफुल मैन है। वो अपनी मर्जी से किसी को भी मार सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस इंसान का नाम जानना जरूरी है। इसीलिए एल ने सभी को कोड नेम से बुलाने का फैसला किया। एल ट्रेन स्टेशन की CCTV फुटेज को ध्यान से देखता है और उसे पता चल जाता है कि रॉय मरने से पहले किसी और की तरफ इशारा कर रहा था। एल फैसला करता है कि वो सभी पुलिस अधिकारियों के परिवारों पर एक हफ्ते तक नजर रखेगा। बाद में उन्हें पता चलता है कि नाओमी भी
FBI में काम करती थी और वो एक समय पर एल के साथ भी काम कर चुकी थी। नाओमी अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती है और इसीलिए वो खुद इस मामले की जांच कर रही है। थोड़ी देर बाद नाओमी को बस ड्राइवर से उस दिन बस में हुई घटना के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है। फिर वो लाइट से मिलने उसके कॉलेज जाती है। लाइट बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन नाओमी को अभी भी लाइट पर शक है। जब लाइट घर लौटता है तो वो देखता है कि उसने दरवाजे में लगाया हुआ पेंसिल का टुकड़ा जमीन पर गिरा हुआ था। इसका मतलब था कि कोई उसके घर में घुसा था। लाइट र्यूक से बोलता है कि शायद कोई उसके कमरे में कुछ ढूंढ रहा था, और ये बात सच भी थी, क्योंकि एल और पुलिस वाले उसके घर पर नजर रखे हुए थे और सीसीटीवी कैमरे से उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। शुरुआत में कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक एक और अपराधी की मौत हो जाती है और उस वक्त लाइट अपने कमरे में था। इस पर सोइचिरो बोलता है कि लाइट बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन एल को यकीन होता है कि कीरा अपनी मर्जी से किसी को भी मार सकता है। कुछ दिन बाद टीवी पर खबर आती है कि एक और अपराधी की मौत हो गई है। आखिरकार सबूतों के आधार पर यह साफ हो जाता है कि लाइट ने कुछ नहीं किया। मजबूरन एल लाइट के कमरे से कैमरे हटाना पड़ता है। बाद में लाइट रियो को बोलता है कि उसने चिप्स के पैकेट में एक कागज का टुकड़ा छिपाया हुआ था और उसी का इस्तेमाल करके उसने अपराधियों को मारा था। उधर नाओमी ने एल को फोन किया और उसे बताया कि उसके पास लाइट के खिलाफ सबूत है। लाइट शियोरी से मिलने एक आर्ट गैलरी जाता है, लेकिन वहाँ उसे नाओमी मिलती है। नाओमी लाइट पर दबाव डालती है कि वो कबूल करे कि वही कीरा है, लेकिन लाइट इनकार कर देता है। तब नाओमी लाइट को अपना असली नाम बताती है ताकि लाइट उसे मारने की कोशिश करे और इस तरह साबित हो जाए कि वो ही कीरा है। उस वक्त लाइट अपना पेन निकालता है और जैसे ही वो कुछ लिखने वाला होता है तो एल ये सब सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है। तभी अचानक पुलिस आ जाती है। शियोरी घबराकर लाइट की तरफ भागती है। इसी बीच नाओमी गलती से शियोरी पर गोली चला देती है और शियोरी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस जुर्म की वजह से नाओमी भी बहुत दुखी हो जाती है और वो खुद को गोली मार लेती है। बाद में जब र्यूक लाइट से बात करता है तो उसे पता चलता है कि लाइट को शियोरी की मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं है। उसने ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था ताकि उसका नाम इस मामले से पूरी तरह हट जाए। दरअसल लाइट उस चर्च में गया था जहां रॉय और नाओमी की शादी हुई थी। वहां से उसने नाओमी का असली नाम पता लगा लिया था। फिर उसने नाओमी को धोखे से ये सारे काम करवाए। इतना क्रूर इंसान देखकर र्यूक भी हैरान हो जाता है। अपना नाम साफ करने के बाद लाइट शियोरी की मौत का बदला लेने का नाटक करने लगता है। तब सोइचिरो उसकी मदद करने के लिए उसे एल से मिलवाता है। एल उस वक्त चिप्स खा रहा था और उसकी आंखें लाइट पर टिकी थी, मानो वो जानता हो कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच एक नए कैरेक्टर मीसा की कहानी में एंट्री होती है। मीसा एक फेमस मॉडल थी और एक गुंडा उसका पीछा कर रहा था। तभी अचानक उस गुंडे को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके पास मीसा को भी एक डेथ नोट मिलती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।